स्टोर विजिट करें, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं देगा वो, जस्ट सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म जो आपको खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाने की फैसिलिटी बनाएगा। उसका काम खत्म, आपका काम क्लियर है। और आपका काम कैसे शुरू होगा, जब ई कॉमर्स को जानते होंगे, ऐसे ही जी सर। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ई कॉमर्स क्या है, जल्दी से बताएं, जिसको थोड़ा बहुत भी आता है, क्या है ई कॉमर्स? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ई कॉमर्स में से ई कॉमर्स में ही आएगा। आपने वेबसाइट बनाई है, उस पर प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, देखिए आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं, Okay. सेल परचेज जो है वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पेजेस के थ्रू वो ई कॉमर्स में आएगा। ओके, कोई और ट्राई करो। नेचुरल लाइफ बोलने का बिजनेस है, बोलना सीख। मुझे पता है किसी के ज़हन में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा ई कॉमर्स के साथ, लेकिन बोल इसलिए नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सोच रहे होंगे आई मीन मजाक हो जाएगा, ये आपकी उड़ने की चीज़ हो जाएगा जी। ये जानते हैं ई कॉमर्स के बारे में? मैं बता रहा हूँ, देखिए 1960s की दिहाई में अमेरिकन यूनियन एंड सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार हुई। सोवियत जिसे आज आप रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो होता यूँ था कि अमेरिकन यूनियन को अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर तक पहुंचाने में फिजिकल सर्विस लेनी पड़ती है, यानी कि किसी एक आम पर्सन को भेज के अपने ही डॉक्यूमेंट्स एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर तक पहुंचाए जाते थे, क्लियर? जबकि ये उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिस्की था, और बात जुड़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है, स्नैचिंग हो सकती है, किडनैपिंग हो सकती है, एंड हुआ भी बहुत कुछ ऐसे किस तरह का कि उनके बड़े डॉक्यूमेंट्स लीक हो, जिनकी वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर उनके ज़हन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाए। फिर इन्वेंशन होती है एक मॉड्यूल, इसे कहते हैं EDI मॉड्यूल, लिख सकते हैं EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पॉसिबल हो गया कि इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेजे जा सकते थे टेक्स्ट के थ्रू। सॉफ्ट कॉपीज उस दौर में नहीं आई, 1980 में भी नहीं आई, समझ में आ गया? यानी EDI मॉड्यूल वो चीज़ है जिसकी वजह से बाकायदा ई कॉमर्स का आगाज हो गया था, समझ में आ गया? यानी इससे साबित हुआ कि ई कॉमर्स जस्ट बेचने और खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ भी आप लोग सेंड करें, रिसीव करें, सर्विसेज दें, प्रोडक्ट खरीदें, प्रोडक्ट बेचें, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। समझ में आ गया? 1960 में लॉन्च होने वाला ये EDI मॉड्यूल, उसके बाद इन्वेंशन होती है 1969 कंप्यूटर, लिख लें कंप्यूटर, कह सकते हैं कि EDI मॉड्यूल का अपडेटेड वर्जन, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शनैलिटी भी, जिससे मज़ीद थोड़ा आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करना। अब यही कंप्यूटर था जिसकी वजह से बाद में ईमेल, जीमेल वगैरह जैसी चीज़ें लॉन्च हुई, वो तो आप यूज़ भी करते होंगे, क्लियर है? उसके बाद 1979 तो कह रही होंगे पास स्टडी छोड़ी है, शॉपिफाई करने पड़ेगी, ये याद रखना, मैंने टेस्ट ले लिया। 1979 में इंग्लिश इन्वेंटर माइकल आल्ड्रिच, जिसने सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन लेयर बनाई, जिसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग पॉसिबल। आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 1979 में, क्लियर है? उसके बाद 1982 जिसमें दुनिया की फर्स्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च होती है, बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज, जिसमें नए और पुराने कंप्यूटर
एंड टाइपराइटर खरीदो फरोख्त होते थे। अब आप में से भी बता सकता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ऑनलाइन स्टोर में क्या फर्क है? सर ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो दराज है, दराज एक मार्केट प्लेस है। सर मार्केट प्लेस में होगा कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और इनके उसके ऑनर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। जबकि स्टोर पर आप कह सकते हैं कि एक ही बंदे मैं के जब से कोर्सेज करवाने लगा हूँ, पहले 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टार्टिंग में पता। चलिए क्लैपिंग करते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस मल्टी वेंडर्स पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। उसमें एक बंदा नहीं होता चलाने वाला स्टोर को। आप जैसे मेरे जैसे मल्टी वेंडर्स होते हैं जो अकाउंट बना के सेलर अकाउंट पर अपनी अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। और ऑनलाइन स्टोर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर चीज़ें परचेज कर सकते हैं और उस पर रिव्यू दे सकते हैं, बैड और गुड आपके प्रोडक्ट में डिपेंड। क्लियर है? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जबकि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं। और ये दुनिया की पहली ऑनलाइन मार्केट प्लेस 1982 में इन्वेंट हुई। उसके बाद इन्वेंशन होती है जी 1995, जिसमें दुनिया का पहला ऑनलाइन बुक स्टोर लॉन्च होता है। ऑनलाइन स्टोर पहले भी होंगे शायद, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन बुक स्टोर वो पहले ही था। ऑनलाइन बुक स्टोर 1995, जिसका नाम होता है कडाब्रा। कडाब्रा जी हाँ, आपका कडाब्रा जी खाली कडाब्रा। आबरा कडाब्रा वैसे याद करने के लिए कह सकते हैं, बट खाली कडाब्रा। 1995 में इन्वेंट होने वाला दुनिया का पहला ऑनलाइन बुक स्टोर, आज अगर उसे 28 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो वो ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर है, बल्कि कुछ भी बेचने और खरीदने के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। बता सकता है कौन से? मार लो तो के Amazon, दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस, जिसका पहला नाम क्या था? Amazon नहीं था, एक कडाब्रा था। 1995 में ये इन्वेंट हुआ था और इसमें सबसे पहले जस्ट बुक्स बेची जाती थी। उसके बाद म्यूजिक बिकने लग गए, फिर वीडियो गेम्स बिकने लगे, फिर 2000 में ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। उसके बाद ये मार्केट प्लेस बन गई। फिर 2007 में Amazon Kindle लॉन्च हो गया। उसके बाद Amazon Fire लॉन्च हुआ। Amazon Fire ये जेफ बेजोस की सबसे यूँ समझ लें घटिया प्रोडक्शन थी, जो लॉन्च होते ही खत्म हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कामयाब पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जो फेलियर्स ना देखे। 2014 में जेफ बेजोस का एक प्रोजेक्ट था Amazon Fire मोबाइल का, जो लॉन्च होता है और वो पूरी तरह फेल होता है। और फेल होने की रीज़न ये होती है कि बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि 2007 में पहला एप्पल आईफोन और 2008 में पहला एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च हो जाता है और 2014 तक इन्हीं दोनों कंपनीज में टक्कर का कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से Amazon Fire को जगह नहीं मिली। क्लियर है? उसके बाद Amazon वेब सर्विसेज है एंड AWS के बारे में किसी ने? AWS Amazon वेब सर्विसेज के बारे में किसी ने नहीं सुना? आपने सुना? कितना सुना? बस ऐसे ही सुन लिया होगा किसी के मुंह से। नेटफ्लिक्स के बारे में सुना? जी हाँ हिंदी का नहीं होता जी कुछ नहीं। फेसबुक के बारे में सुना? जी पिंटरेस्ट के बारे में सुना? यस सर। ये सब चीज़ें अपने डाटा को स्टोर करने के लिए जो सर्विसेज लेती हैं वो Amazon वेब सर्विसेज से लेती हैं, ठीक है? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ स्टोरेज करनी है, स्टोर करनी है, तो उसके लिए स्टोरेज तो रिक्वायर्ड होती है ना। आपको एक गाना स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी कार्ड रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह कुछ भी अगर आपको स्टोर करना है तो स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। और ये बिग स्टोरेज कहाँ से ले रहे हैं? Amazon वेब सर्विसेज। क्लियर है? चले, उसके बाद इन्वेंशन होती है 1998, लिख सकते हैं
1998 में दुनिया की फर्स्ट सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम पेपाल लॉन्च होता है। पेपाल का नाम सुना? जिसके लॉन्च होने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लगता है ऑनलाइन शॉपिंग पे, और ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा फिर 2000 गूगल एडवर्ड्स, जिसे आज आप लोग गूगल एड्स के नाम से जानते हैं, सुने? एक होता है गूगल एड्स, दूसरा है गूगल एडसेंस। गूगल एड्स जो आपसे पैसे लेता है, गूगल एडसेंस जो आपको पैसे देता है, ऐसे ही ना। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, उसके बाद ब्लॉग मोनेटाइजेशन के बारे में कभी नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से वेब डेवलपमेंट की कोर्स भी स्टार्ट होने वाली है, फिर आपको पता चल जाएगा। एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप लोग अपना कोई भी कारोबार डिजिटली पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मतलब एक दुकान आप लोगों ने फिजिकली बनाई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया कवर कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर, इतना भी नहीं। आजकल 1 किलोमीटर से भी पहले वैसी दुकानें दोबारा आ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस दुनिया के किसी भी कोने में प्रोवाइड कर सकते हैं। यही काम था गूगल एडवर्ड्स का। जैसे आजकल मेटा एड्स भी आ गए, टिकटॉक एड्स भी आ गए ना, सुना होगा सबने। यहाँ तक क्लियर है? सबने लिख लिया सारे पॉइंट्स लिख लिया? लिख लेना। चलिए बात कर लेते हैं, व्हाट इज ऑनलाइन स्टोर? क्या है ये ऑनलाइन स्टोर? कोई बता सकता? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ना, एक ऑनलाइन स्टोर एक ऐसी वेबसाइट हो सकती है या एक ऐसा ऐप हो सकता है जिसमें प्रोडक्ट कैटलॉग की सूरत में लगे होते हैं और हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिकली उसको परचेज कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है? एक ऑनलाइन स्टोर। इसमें एक नई बात थी, कैटलॉग। कभी सुने कैटलॉग के बारे में? किसी की इंग्लिश अगर तेज हो तो उसको शायद पता हो कि कैटलॉग कहते हैं किसे? यस सर। किसे कहते हैं? फहरिस्त को। अब इसी पैटर्न को यूज करते हुए आप लोगों को ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है कि एक कंप्लीटली एक कैटलॉग होना चाहिए, एक फहरिस्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टोर बना लिया, उसमें आप लोग अबाया भी बेच रहे हो और शूज़ भी बेच रहे हो, एन के भी बेच रहे हो और चश्मे भी बेच रहे हो, पेन भी बेच रहे हो और बुक्स भी बेच रहे हो, एक ही स्टोर। ऐसा नहीं होता, ऐसा मार्केट प्लेस में होता है, स्टोर में नहीं होता। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोगों को स्टोर में आप लोगों को बिजनेस अपना करना, तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टोर से आपके कस्टमर्स को क्या क्या फायदा होने वाला। आपने देखा भी किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग किया? किसने किया? आपने किया? सबने और किसने की? नहीं, सबने नहीं की होगी। खान साहब ने नहीं की होगी, की है और हाथ से खड़ा कर दिया। चलें, आप मुझे कोई एक बेनिफिट बता दें जब आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आपको क्या बेनिफिट मिला? बकवास था। होता है, लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस, यकीन करें ये बकवास कह रहे हैं, मेरा घटिया एक्सपीरियंस था। पहला जब एक्सपीरियंस मैंने किया वो कुछ लेकिन उनसे भी नेक्स्ट कोई लेता भी नहीं हो, उनका भी बेनिफिट तो नहीं हो सकता। ग्रास कैसा होता है? ग्रास में होता है? बेसिकली तो ऐसा होता है। मेरे साथ दराज से ही ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी दराज से ही शॉपिंग करता हूँ। मुझे शॉपिंग करने का उसका तरीका नहीं आता। पाकिस्तान में शॉपिंग करने का भी तरीका जी आपने भी किया? आपको कौन सा बेनिफिट मिला? सबसे पहले तो कन्वीनियंस होती है, घर बैठे आपने कर लिया, आपको स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम भी सेव हो गया। टाइम भी सेव होता है? टाइम सेविंग होना भाई चाहिए ना कर यार, 7 दिन में आता है। नहीं, 5 दिन तो लगा ही देते हैं। क्या आपने बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया? अच्छा, बाहर ठीक है। आपको जाने की जरूरत नहीं ओके, पड़ी। ओके। इस तरह टाइम सेव तो होता है। हाँ ठीक है। अब इमरजेंसी है फिर तो आपको जाके परचेज करना पड़ेगा। इमरजेंसी में वैसे मंगवा लिया है, जब आएगा यूज़ कर लेंगे, इससे तो फिर आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्काउंट्स भी ज़्यादा होते हैं। आप में से किसी को कोई बेनिफिट मिला हो? प्राइस फिक्स होती है? ये लड़कियां कह रही हैं। फ्री टाइम का ही
टाइम का क्या इशू? नहीं होता है। अच्छा इशू नहीं है, मुझे तो बहुत इशू है। पैंट शर्ट ऑर्डर की थी, शूज आ रहे नहीं इस तरह की चल रही मेरे साथ नहीं है। नहीं आप अगर दराज से शॉपिंग करिए बल्कि कहीं से भी अगर शॉपिंग करिए तो सबसे पहले कस्टमर रिव्यूज चेक किया जाए, देखा करें कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज पॉजिटिव हैं 80% 70% तो फिर आप ले सकते हैं उसको, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर उसको स्टे हो। भाई जो फेक रिव्यूज वाला सिस्टम होता है, फेक रिव्यूज भाई कितने दे देंगे फेक रिव्यूज वाले से? लेकिन आप रिव्यू को हटा भी सकते हो अपनी वेबसाइट से। अगर एक नेगेटिव रिव्यू आया है और आपका आप स्टोर ओनर हो, आपके पास एक्सेस है, आप उस रिव्यू को रिमूव भी कर सकते हो। मार्केट प्लेस में स्टोर पे क्या है, मार्केट प्लेस में नहीं है। मैं दराज पे इसको बता, हाँ स्टोर का कर सकते हैं आप, करते भी हैं लोग, लेकिन जाहिर सी बात है आप देखें ना सारे स्टोर को तो कैसे नहीं कह सकते। अब जिसने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, खास तौर पर अपनी क्वालिटी का। वो उसकी यही कोशिश होती है कि उसके कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फाइड ही रहे। लेकिन फिर ज़्यादातर कभी इस हरकतें ये कोरियर सर्विसेज वाले भी करते हैं पाकिस्तान में। हम ज़्यादा दोष मालिकानों को नहीं दे सकते, जिनका स्टोर होता है उनको, ये जो कोरियर सर्विस वाले होते हैं ये भी करते हैं इस तरह के। चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आप कभी भी कुछ भी कहीं भी खरीद सकते हो, ठीक है? आपको कहीं जाने की नहीं जरूरत पड़ती है, आपको 2 बजे भी कुछ खरीदना है बस लैपटॉप या मोबाइल लो और कुछ भी ले लो। दूसरा बात कहता है ऐसा होता है कि डील्स अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू अपना एज कम्पेयर टू फिजिकल स्टोर। एंड उसके बाद कन्वीनियंस है यही कि आप लोगों को घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़ास तौर पे जिनको बाहर जाने में मसला हो। लड़कियों को होता है अक्सर जो पर्दादार खवातीन होती हैं उनको घर से इजाज़त नहीं होती कभी कभी कि आप लोग जाएँ शॉपिंग करें, तो फिर उनके लिए ये बेस्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टोर। आप में से किसका ऑनलाइन स्टोर पहले रहा है? आपका रहा? आपका भी रहा? अभी है, अभी भी है? कहाँ पे? सर पाकिस्तान में ही है ऑनलाइन। ओके, किस स्टोर को? 2-3 ब्रांड है। पहले सर वर्डप्रेस पे थी, हाँ, अभी रिसेंटली इसको शॉपिफाई पे किया। शॉपिफाई पे कन्वर्ट कर लिया? मैंने नहीं किया, दोस्त ने किया। दोस्त ने किया। तकरीबन कितने दिन हो गए हैं? शॉपिफाई पे इसको किए मंथ हुआ होगा। सेल्स आ रही हैं? सेल्स हाँ जी आ रही है एड्स कैंपेन जी, मेटा एड्स। और प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट क्लोथिंग ब्रांड है, टी शर्ट्स हैं और बैगी शर्ट्स, फिलहाल शर्ट्स है, अभी स्टार्ट ही किया, 2 महीने हुए हैं स्टार्ट किया। ओके, तो कोई बेनिफिट्स बताना चाहेंगे जनता को? किस मुतालिक? ऑनलाइन स्टोर के मुतालिक? यस, आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? अभी तो सर बेनिफिट्स तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो फिलहाल तो अभी हम जितना भी कमा रहे हैं दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे इसमें, क्योंकि इसको बड़े स्केल पे लेके जाना है। बेनिफिट में सबसे पहले तो यह है कि आपका अपना एक ऑनर है आप एक चीज़ पे, आप जॉब नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, जो एक महीना में जी थोड़े पैसों से नहीं हो सकता। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने 2 लाख से किया था। नहीं, ई कॉमर्स तो आप करना चाहें तो 20,000 से भी कर सकते ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं फिर अपने। हैं। यस, चलिए मैं बता देता हूँ। पहला सेम है, आप कहीं भी कभी भी कुछ भी बेच सकते हो, आपको फिजिकल शॉप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए इसमें कन्वीनियंस ये है कि अगर फर्ज करें आप लोगों को फिजिकली बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो शॉप रेंट पे लेनी होती है। और आजकल जैसे सिक्योरिटी सिस्टम है 2 लाख 2.5 लाख तो जस्ट सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेज करना और अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। यदि आप एक नॉर्मल बिजनेस भी स्टार्ट करें तो 10 लाख तो होगा ही होगा, जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो 10-15 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करने वाले बनेंगे। उसके बाद ये है कि लो कैश परचेजेस। इसके बाद आप 24/7 अवेलेबिलिटी, ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि आप लोग लैपटॉप बंद करेंगे तो आपका स्टोर बंद हो जाएगा। लैपटॉप बेशक आपका बंद पड़ा हुआ है, कस्टमर्स आपके आते रहेंगे, जस्ट आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए लैपटॉप ऑन करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद लो प्रेशर परचेजेस की जैसे मैंने बात की, आप में से कभी किसी ने घर की खवातीन के साथ शॉपिंग किया? सर क्या बात नहीं थी, कभी किसी ने किया?
हर वक्त ऐसे ही है। आपने किया? वालदा के साथ। वालदा के साथ किया? क्या आता है? अब कभी भी हम घर की खवातीन के साथ शॉपिंग करने तो क्या आता है जी, वो बस एक दुकान पे जाना है और वहीं से वापस आएंगे, कहते ये हैं हाँ। लेकिन 2 घंटे लेकिन लगेंगे। अगर किसी एक दुकान में भी चले जाएं बस तो 50 रुपये खुलवा के रख देते हैं। बैंड मतलब पसंद कि नहीं अगर आता। रंग पसंद आ रहा है तो डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, डिजाइन पसंद आ रहा है तो कलर पसंद नहीं आ रहा, और अगर खुदा न खास्ता दोनों चीजें पसंद आ जाए तो रेट पसंद नहीं आता। रेट पसंद नहीं आ रहा, तो दुकानदार कहता है 10,000, अम्मी कहती है 500, 150 रुपये। फिर दुकानदार का मुंह देखने वाला है। अब अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो फिर आपको इस तरह की सिचुएशन नहीं देखनी पड़ेगी। बार्गेनिंग। हाँ बिल्कुल, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो बेशक इस भाई का ऑनलाइन स्टोर है, मैं गया प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, बेशक 100 मतलब ऐड टू कार्ट, उसके बाद निकाल दिया वहाँ से, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह स्टोर के ऑनर को एक फायदा होता है, क्योंकि ऐड टू कार्ट करने से आपका डाटा रहता है, डिटेल्स आ जाता है, आप उस डिटेल्स को रीटारगेट कर सकते हैं। गलत ना यूज़ करना, अच्छे कामों के लिए यूज़ करना, वरना आपका केस भी हो सकता है। अब उसको क्या कर सकते हो, आप रीटारगेट कर सकते हो उसको, यानी कि आप लोग मतलब जैसे ही आपके स्टोर में कोई नई कलेक्शन आती है, नया प्रोडक्ट आता है, तो आप उसको प्रमोशनल मेल भेज सकते हैं कि आपने इतना डेट में हमारा स्टोर विजिट किया था, अब नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नई कलेक्शन आ गई है, तो आप इनको देख सकते हैं। इस तरह करने से, रीटारगेट करने से वो कभी ना कभी तो आपका कस्टमर बन नहीं जाएगा। क्लियर? जी सर। चलिए बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि इस वक्त ई कॉमर्स ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। क्या ये सच है? कहा तो जाता है, लेकिन क्या ये सच है? थोड़ा सा फैक्ट्स की तरफ देख लेते हैं। पाकिस्तान जो ई कॉमर्स में सबसे यूं कहने के लीस्ट परफॉर्मेंस पे, पाकिस्तान नहीं है ई कॉमर्स में इतना ज़्यादा। अब इस कंट्री की ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान में आपको पता है फायरवॉल जी सर। सिचुएशन चल रही थी, जी सर। नेट स्लो हो गया था। एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है फाइवर, जी। आप में से शायद अक्सर लोगों ने सुना हो फाइवर के बारे में, जिसमें फ्रीलांसिंग होती है। तो उन लोगों ने पॉपअप मैसेज शो करवा दिया कि पाकिस्तानियों को काम अपने बिहाफ पर दें, यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। सिर्फ एक मैसेज की वजह से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की जो मंथली इनकम थी वो 90% डिक्रीज हो गई, यानी कि जो 1 लाख कमा रहे थे वो 10,000 पे आ गए, सिर्फ एक मैसेज की वजह से। और मसला क्या था? सिर्फ नेट स्लो था, बंद नहीं हुआ था, नेट क्या था? स्लो था। अब जो मुल्क ई कॉमर्स में नहीं है इतना, जो नहीं है डिपेंडेंट इतना ई कॉमर्स पे, अगर उसको इतना लॉस हो सकता है तो सोचें जो पूरी की पूरी कंट्रीज ई कॉमर्स पे ही डिपेंडेंट है, उनका क्या हाल होगा नेट बंद करने से। यानी कि वाकई अगर ई कॉमर्स बंद हो जाता है तो हम 60-70 साल पीछे चले जाएंगे। ऐसे ही है, वही ब्लैक एंड वाइट दौर आ जाएगा सब था। तो ये है पावर ई कॉमर्स। बाकी आप लोग अगर कोई भी स्किल सीख लेते हो, जैसे कह रहे थे ना कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, ये है वो है, ई कॉमर्स में पोटेंशियल है, बहुत है ई कॉमर्स में, खास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल ई कॉमर्स इतना ज़्यादा आगे नहीं है, ग्रो नहीं कर रही है। ग्रो नहीं कर रही इसका मतलब कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन नहीं है इसका मतलब आप कुछ भी बेच सकते हो, यहाँ कुछ भी बेच सकते हो। थोड़ा बहुत अगर कंपटीशन है भी तो क्लॉथिंग ब्रांड्स में, वरना नहीं है। मतलब बिल्कुल आप कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहे कर सकते, समझ रहे हैं? यस। बात कर लेते हैं व्हाट इज शॉपिफाई, एंड उससे पहले व्हाई शॉपिफाई। शॉपिफाई हम क्यों चूज करते हैं? हम वूकॉमर्स चूज कर सकते थे, सेल्फाई कर सकते थे, विक्स कर सकते थे, ओपन कार्ट भी कर सकते थे, तो शॉपिफाई क्यों चूज कर रहे हैं? हालांकि शॉपिफाई को आपको जितना पर मंथ पे करना होता है, वूकॉमर्स को साल में उतना पे करना पड़ता है। फिर शॉपिफाई क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं इतना पैसा? कोई बता सकता है जो शॉपिफाई कर रहे हैं? सर एक तो ये है कि क्विक बहुत है, ये फास्ट है,
यानी कि वेबसाइट लोड होने में बिल्कुल टाइम लगती थी, आपने क्लिक किया और फ़ौरन हो गया। बाकी जो आप बता रहे हैं प्लेटफॉर्म उनका नहीं पता पता वर्डप्रेस जो थी उसमें जितना भी आप उसको इम्प्रूव करो लेकिन वो थोड़ा डिले था, लैग करता था, डिले था। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये इजी टू यूज है, बहुत इजी इंटरफेस है कस्टमर्स के लिए भी और मर्चेंट्स के लिए भी। आप बिजनेसमैन है, एज अ बिजनेस आप अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो शॉपिफाई आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बने बनाए स्टोर, बने बनाए थिंग्स इतने ज़बरदस्त मिल जाते हैं कि आपको उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत इजी से आप खुद बिना किसी को हायर किए खुद का स्टोर बना सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि उसको चलाना भी आसान है अगर थोड़ा बहुत आपको एड्स चलाने आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अगर थोड़ा सा हाथ आपका सही है, मजबूत है। उसके बाद इसमें जो रिमोट की सर्विसेज है वो अब तक किसी में नहीं है। रिमोट की सर्विसेज के ऑटोमेटिक फुलफिलमेंट, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपको जब भी ऑर्डर आता है आपको अपना जो लैपटॉप है वो ओपन करना पड़ता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो शॉपिफाई में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लैपटॉप भी नहीं ऑन करना पड़ेगा, एक मतलब सिस्टम बना लो, ऑटोमेटिक सारा कुछ होता जाएगा।